हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के एक नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है हमारा स्टडी ऑफ गैस लॉ। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर। चैप्टर का हेडिंग है हमारे पास स्टडी ऑफ गैस लॉ। जितने भी गैसियस सब्सटेंस हैं, गैसियस सैंपल आपको दिए जाते हैं, वो किन लॉ को फॉलो करते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आपसे बात की जाए हमारे पास जो भी मैटर अवेलेबल है उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स अवेलेबल होती है, उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स होंगी। कौन कौन सी? एक होती है सॉलिड फिजिकल स्टेट, एक होती है लिक्विड फिजिकल स्टेट और एक होती है गैसियस फिजिकल स्टेट। जो भी मैटर हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल है उसकी 3 फिजिकल स्टेट होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों ही फिजिकल स्टेट में से जो गैसियस फिजिकल स्टेट है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फिजिकल स्टेट, ये सिंपलेस्ट फिजिकल स्टेट है। साथ ही साथ ये आपके यूनिफॉर्म बिहेवियर भी शो करती है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो मैटर की गैसियस फिजिकल स्टेट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब अगर आपसे बात की जाए कि गैस हमारे लिए इतना, हमने कहा ये सिंपलेस्ट फिजिकल स्टेट है और यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करती है, क्यों? हम इस पर्टिकुलर फिजिकल स्टेट को इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? तो इसका पहला रीज़न तो है हमारे पास दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। आप ये बात जानते हो, तीनों फिजिकल स्टेट में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल जो फिजिकल स्टेट है वो गैसेस ही है। आप इस पर प्रेशर लगाओ, ये नैरो वॉल्यूम में भी कलेक्ट की जा सकती है। ओके, सेकंड ये है हमारे पास में, ये हाईली कंप्रेसिबल है, ये अप्लाई करती है, इट अप्लाई यूनिफॉर्म प्रेशर। जितनी भी गैसेस होंगी वो यूनिफॉर्म प्रेशर लगाएंगी इन ऑल डायरेक्शन, वो सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाती हैं। इसीलिए ये हमारे लिए एक सिंपलेस्ट, देखो सॉलिड होगा, कहीं पर प्रेशर लगा कहीं पर नहीं लगा, सेम विद लिक्विड। बट गैसेस में गैस के पार्टिकल जो प्रेशर लगा रहे होते हैं वो हर डायरेक्शन में सेम लगा रहे होते हैं, इसीलिए ये हमारे पास सिंपलेस्ट स्टडी करने की कंडीशन हो जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज द आप लोगों ने फिजिक्स में भी ये टर्म पढ़ी होगी, प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स ही उस सब्सटेंस का प्रेशर कहलाता है। तो देखिए, इन दो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही गैसियस फिजिकल स्टेट हमारे लिए काफ़ी सिंपलेस्ट हो जाता है इसको स्टडी करना। और स्टूडेंट, अगर आपसे ये बात की जाए कि जो गैसियस फिजिकल स्टेट है उनको हम किन पैरामीटर पर मेजर कर सकते हैं, सो कैन बी ऑब्जर्व गैसियस फिजिकल स्टेट कैन बी ऑब्जर्व बाय इट्स वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी गैस को ऑब्जर्व कर सकते हो, और आप इसके अंदर कितना अमाउंट अवेलेबल है, किसी भी गैस के अंदर पार्टिकल का जो भी अमाउंट अवेलेबल है उसके बिहाफ पर भी गैस को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास में पर्टिकुलर एक फिजिकल स्टेट गैस को स्टडी करने के लिए 4 पैरामीटर हो गए, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ पार्टिकल। तो इसलिए हमने कहा इट इज़ द सिंपलेस्ट फिजिकल स्टेट।
जिसको ऑब्जर्व करने के लिए 4 पैरामीटर्स हैं। इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल, यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करता है, एंड इवन अगर 2 गैसेस हमारे पास अवेलेबल हैं तो वो आपस में डिफ्यूज़ भी आसानी से हो जाएंगी। तो इसमें और एक और पॉइंट लिखिएगा गैसेस के बारे में, वाई गैसेस आर द सिंपलेस्ट फिजिकल स्टेट, बिकॉज 2 or more gases diffuse easily। 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस जो हैं वो आपस में आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं। स्टूडेंट, आपको पता होगा व्हाट इज़ डिफ्यूजन? इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेज विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। ओके, तो ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए गैसियस फिजिकल स्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट हमारे लिए बन जाती है। समझ में आई बात आप लोगों को ये? चलिए, अगर आप लोगों को गैसियस फिजिकल स्टेट सिंपलेस्ट और इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई ये बात समझ में आ गई है, तो हम 1 बाय 1 उन पैरामीटर के बारे में बात करेंगे जिन पैरामीटर के अंदर गैस को मेज़र किया जा सकता है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम के बारे में। स्टूडेंट, आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में सिखाया गया होगा वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो जब आप किसी गैस को ऑब्जर्व कर रहे हो आपको वॉल्यूम को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या वॉल्यूम दिया गया है, आपको क्या पूछा गया है, किस फॉर्मेट में आपसे आंसर मांगा गया है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम की काफ़ी सारी यूनिट हैं, जैसे कि मेरे पास में वॉल्यूम की एक यूनिट होती है मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम की एक सेकंड यूनिट हो गई, इट इज़ डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की एक थर्ड यूनिट हो गई, इट इज़ सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को हम लोग ml में भी मेज़र कर सकते हैं, और अगर ml में मेज़र किया जा रहा है तो आप इसे लीटर में भी मेज़र कर सकते हैं। ओके, जो भी सब्सटेंस गैस का आपको दिया गया है वो अगर वॉल्यूम की रेस्पेक्ट में आपको मेज़र करना है तो ये 5 यूनिट आपकी यूज़ में आ सकती हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये 5 यूनिट एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। सो 1 मीटर क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ओके, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये कितना हो जाएगा? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट, एक बार ध्यान रखिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 10⁻6 ml ऑल्सो। एंड एक और बात ध्यान रखिएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर आर ऑलवेज इक्वल, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 10⁻³ लीटर ऑल्सो। ओके, तो अगर आपको कोई भी गैस का वॉल्यूम दिया गया है उसमें आपको यूनिट कन्वर्ट करनी है तो आप इस तरह से यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 ml एंड इट इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ओके, तो ये बात हो गई वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन के बारे में। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं प्रेशर के बारे में, तो प्रेशर जो है, व्हाट इज प्रेशर, मैंने अभी की क्लास में बताया आप लोगों को, इट इज़ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, वही हमारा प्रेशर है, और इसे हम लोग मेजर करते हैं 1 ATM में। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम इसे मेजर करते हैं। ठीक है, अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन करें वो एक्चुअल में होता कितना है, सो इट इज़ 760.0 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का जो एक सैंपल हमने लिया उसके 76 सेंटीमीटर जो चैम्बर है वो जितना प्रेशर लगाएगा दैट इज इक्वल टू 1 ATM। क्या इसे हम मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? इट इज़ 760 mm ऑफ Hg। ये मर्क्यूरी के 760
mmHg के बराबर भी होता है, इज इक्वल टू 760 टोर। स्टूडेंट टोर भी जो है ये हमारे प्रेशर की एक यूनिट है। 1 atm इज इक्वल टू 760 टोर। आप इन तीनों को कंपेयर करके एटीएम और डिफरेंट यूनिट्स में रिलेशन सेट कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, हमने क्या कहा, जो प्रेशर है इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होगा प्रेशर। तो हम ये बात जानते हैं फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर कर सकते हैं। तो क्या प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो क्या हम 1 atm को न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे पास 1 atm हो जाएगा 101.325 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ये हमारे पास में हो जाता है 101.325 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास में जो ये यूनिट आ रही है यही हमारे पास एक नई यूनिट बन करके आती है जो है हमारे पास पास्कल। तो हमारे पास 1 atm इज ऑल्सो इक्वल टू किलो पास्कल। ये हमारे पास में कुछ यूनिट कन्वर्जन आ गया है प्रेशर से रिलेटेड, क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं और गैस को प्रेशर में भी मेज़र किया जा सकता है, गैस का प्रेशर भी मेज़र किया जा सकता है। क्लियर? वॉल्यूम देखा पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर प्रेशर हो गया। थर्ड पैरामीटर जब हम देख रहे हैं किसी भी गैस का वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप लोग जानते हो टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है कितना ठंडा है ये पता लगाने का जो पैरामीटर है वो हमारा टेम्परेचर है। जनरली जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है या तो वो डिग्री सेल्सियस में यूज़ किया जाएगा या फिर केल्विन में यूज़ किया जाता है। अभी बताएंगे कि क्या फ़र्क है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, केल्विन इज़ ऑलवेज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। This is the relation which is set for converting temperature डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है 273 ऐड कीजिए वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। केल्विन में दिया गया है 273 माइनस कर दीजिए डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 यूनिट पढ़ रहे हैं टेम्परेचर की, आइदर केल्विन और डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट? अगर आपको याद हो तो मैंने गैस को मेज़र करने के लिए 4 पैरामीटर बनाए थे। फोर्थ पैरामीटर जो है वो है हमारा अमाउंट ऑफ गैस, और अमाउंट ऑफ गैस हम लोग हमेशा लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में। क्लियर? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उसकी कोई यूनिट यहाँ पर नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गई कि गैस को हम लोग वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल के बिहाफ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस, हम लोग लिख सकते हैं फोर्थ पैरामीटर हमारे पास में हो जाएगा अमाउंट ऑफ अ गैस। और ये पैरामीटर हम लोग जो लेंगे यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मोल्स ऑफ गैस। स्टूडेंट आप लोग मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो मोल्स ऑफ गैस ही हमारे पास में अमाउंट ऑफ गैस निकल करके आ जाएगा। ठीक है? तो ये 4 पैरामीटर हैं जिनके बिहाफ पर हम गैस को स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? बढ़े आगे? चलिए, तो अगर आपसे बात की जाए गैस लॉ के बारे में, चलिए वही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा गैस लॉज। 1 बाय 1 हम देख रहे हैं कि कौन कौन से गैसियस लॉज अवेलेबल हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है गैस लॉ। कौन कौन से गैस लॉ हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो लॉ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ। वो है बॉयल्स लॉ। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इट इज़ द फर्स्ट गैस लॉ। इट इज़ द फर्स्ट गैस लॉ विच इज़ बॉयल्स लॉ। इट इज़ गिवन बाय
a scientist Robert Boyle, it is given by a scientist Robert Boyle and in the year of 1662, इन द ईयर ऑफ 1662 सर रॉबर्ट बॉयल ने जो हमें लॉ सजेस्ट किया है वो है हमारे पास बॉयल्स लॉ। क्या कहता है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट अगर हम देखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टूडेंट हमने बात की थी कि गैस को 4 पैरामीटर पर मेज़र किया जा सकता है। हम अभी प्राइमरीली 3 पैरामीटर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर मैंने सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है, जो भी गैसियस हमारे पास अवेलेबल है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हमने कर दिया है, तो हम ये कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली proportional to the inversely proportional to pressure। जो भी गैस का प्रेशर होगा, जो भी गैस का वॉल्यूम होगा, वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अगर हमारा गैस का वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ये वेरी करेगा प्रेशर के इन्वर्सली, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। कब? ये कब होगा? देखो हम ऐसे लिख सकते हैं V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ये है हमारे पास में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव करना चाहता हूँ तो आप ये बात जानते हो, वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू अ कांस्टेंट डिवाइड बाय P। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं K इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पर हमारे पास? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूम और प्रेशर का किसी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं वॉल्यूम और प्रेशर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो भी मेरे पास एक कांस्टेंट ही आएगा, वो भी हमारे पास एक कांस्टेंट ही आएगा। ओके, क्लियर है ये बात? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है गैस का तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। क्लियर है? तो क्या हम यहाँ पर इन तीनों ही रिलेशन को एक ग्राफ की मदद से देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन सेट करूँ, देखो ये रहा हमारे पास y एक्सेस पर हमने ले लिया हमारा वॉल्यूम और यहाँ पर हमने ले लिया प्रेशर। मैं रिलेशन जो फर्स्ट है, हम जो फर्स्ट रिलेशन सेट कर रहे हैं उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या ऐसे लिख सकता हूँ? देखो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ग्राफिकल से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ग्राफ का शेप क्या आ जाएगा? इट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यही होगा। इस ग्राफ का शेप कैसा आ जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, चलिए क्या हम जो सेकेंड रिलेशन हमारे पास में आया है v इज इक्वल टू के बाई पी, यहाँ पर 1/p को एक कांस्टेंट मानते हुए हम v के रेस्पेक्ट में ग्राफ देख सकते हैं। देखो ये रहा हमारा वॉल्यूम जो हमने y एक्सेस पर लिया है, ये रहा हमारा प्रेशर जिसे हम 1/p की यूनिफॉर्म में ले रहे हैं। अगर आप इन्वर्स ऑफ प्रेशर ले लेते हो वॉल्यूम के साथ में तो यही ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा।
एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो शायद आपके जीरो से शुरू होगी। ये शायद क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे भी कारण है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम इन्वर्स ऑफ पी और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वो आपको यहाँ से देख करके पता चल रहा है। स्टूडेंट, ये था हमारे पास इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ। ये अगर मेरे पास में बॉयल्स लॉ के लिए थर्ड इक्वेशन बन जाती है तो क्या मैं इसे भी ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर सकता हूँ? बिल्कुल प्लॉट कर सकता हूँ। किस तरह से? ये रहा हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और यहाँ पर हम प्रेशर ही ले रहे हैं। आप अगर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है और आप प्रेशर को वेरी कर रहे हो, चाहे कुछ भी आप लोग कर लीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है। क्लियर है? तो स्टूडेंट, मैंने जो बॉयल्स लॉ के रिलेटेड 3 रिलेशन आपसे सेट किए हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पर दिखा दिया है। समझ में आ गई बात? अगर, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये सारे के सारे ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पर हैं, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ गई ये बात? स्टूडेंट, जब कभी भी किसी सब्सटेंस, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस सिस्टम को कहा जाता है आइसोथर्म। उसे क्या कहा जाता है? आइसोथर्म। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो 3 ग्राफ हमने बनाए हैं, ये तीनों ही ग्राफ हमारे पास क्या कहलाते हैं? आइसोथर्म कहलाते हैं। आइसोथर्म उस सिस्टम को कहा जाता है जहां पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन किसी गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट होगा। ये बॉयल्स का लॉ हमारे पास आ जाता है। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? सभी को क्लियर है? चलिए, अगर ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है तो अब हम ये देख रहे हैं कि क्या प्रेशर, क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट, ये जो तीनों ग्राफ हमने बनाए हैं, दे ऑल आर द आइसोथर्म, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऑन चेंज टेम्परेचर, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे तो इन ग्राफ पर क्या इफेक्ट आएगा वो हम देख रहे हैं। तो देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये हमारे पास टेम्परेचर T3 पर है, ये ग्राफ आ जाएगा टेम्परेचर T2 पर, ये ग्राफ आ जाएगा टेम्परेचर T1 पर, ठीक है। वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का ग्राफ ये इस तरह से वेरी करेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ प्रेशर के बीच में, तो पहले जो ग्राफ हमारा इस तरह से आ रहा था, धीरे ये है टेम्परेचर T1 पर, ये हो जाएगा ग्राफ हमारे पास टेम्परेचर T2 पर, और ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा टेम्परेचर T3 पर। इज दिस क्लियर? और इसका रिवर्स नहीं, अगर मैं यही ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ बाय इन द बिटवीन द पैरामीटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम और P के साथ में, तो ये रहा हमारा टेम्परेचर T3, फिर हमने दूसरा टेम्परेचर ले लिया T2 और फिर हमने तीसरा टेम्परेचर ले लिया T1। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करता चला जा रहा है। ये तीनों ग्राफ जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हैं, इन्हें आइसोथर्म कहा जाता है। और ये तीनों ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर आप वेरी करोगे तो इन ग्राफ पर क्या इफेक्ट आएगा। ओके, तो ये था हमारे पास में बॉयल्स लॉ। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए, अगर हम आगे बढ़ें तो हम आपके साथ बॉयल्स लॉ पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, हम ये कह सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर द प्रेशर ऑफ अ गैस, एक गैस का प्रेशर जो है
वो है 1080 mm ऑफ मर्क्यूरी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस का प्रेशर हमारा हो जाएगा इट इज 1080 mm ऑफ मर्क्यूरी। एट विच प्रेशर its volume remains reduced to 40%। आपसे ये पूछा गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर इतना है, कितना प्रेशर हम यहाँ पर चेंज करें कि हमारा जो, या फिर यूँ करें कितना प्रेशर हम इंक्रीज करें कि जो वॉल्यूम है वो घट करके वो जो वॉल्यूम है वो 40% घट जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करता हूँ, सॉल्यूशन कहाँ होगा, हम कैसे मान सकते हैं, लेट इनिशियल वॉल्यूम इज x। जब उसका प्रेशर 1080 mm ऑफ मर्क्यूरी था तो हमने उसका वॉल्यूम माना, उसका वॉल्यूम x है। अगर हम फाइनल वॉल्यूम की बात करते हैं, तो स्टूडेंट हमने कहा 40% वॉल्यूम घट गया। क्या 40% का मतलब 0.4x हो जाएगा? ओके, तो x में से 0.4 आप रिड्यूस कर दो तो ये आ जाएगा 0.6x। यस और नो? अब देखो, हम ये बात जानते हैं बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। ये बात समझ में आ रही है आपको? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेशन सेट हो रहा है। इनिशियल प्रेशर कितना है 1080 ऑफ मर्क्यूरी, वॉल्यूम कितना है हमने x माना था वो ये आ गया, प्रेशर कितना है P2 हमें फाइंड आउट करना है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है इट 0.6x। ये बात समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ से रिलेशन सेट करें तो फाइनल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा 1800 mm ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर? और यही हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर? तो हम लोगों ने देखा कि बॉयल्स लॉ का अप्लाई करके कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स, गिवन बाय बॉयल्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो लॉ हम देख रहे हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे। देखो, आउट ऑफ 4 पैरामीटर हम 1 बाय 1 अगर एक पैरामीटर को कांस्टेंट करते चले जाएंगे तो रिमेनिंग 2 आइदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में आप रिलेशन सेट कर सकते हो। यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सेकंड जो लॉ हम देख रहे हैं, वो है चार्ल्स लॉ। सेकंड जो गैस लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं वो है चार्ल्स लॉ। ये जो लॉ है हमें दिया था, इट इज गिवन बाय जैक चार्ल्स and it is given in the year of 1787। जैक्स चार्ल्स ने हमें ये लॉ दिया है इन द ईयर ऑफ 1787। और ये लॉ क्या कर रहा है, इट रिलेट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये क्या करता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट्स कर सकता है ऑफ एन एनक्लोज्ड ड्राई गैस। जो भी हमारे पास में एनक्लोज्ड ड्राई गैस है उसके वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट कर सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर।
कांस्टेंट प्रेशर पे ये एनक्लोज्ड ड्राई गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपस में रिलेट कर सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि चार्ल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट का स्टेटमेंट हमें चार्ल्स क्या कह रहा है। पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में चार्ल्स लॉ का, पहले वो लिख लीजिए। द वॉल्यूम ऑफ एन enclosed dry gas, the volume of an enclosed dry gas with fixed mass, जिसका मास फिक्स्ड है, is increases by, वो इंक्रीज होगा 1/273 टाइम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। वो अपने वॉल्यूम से 1/273 टाइम इनिशियल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस हम अज्यूम कर रहे हैं, पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, या यूं करो पर एवरी, या फिर इसको यूं लिखिएगा फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस, फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। किसी भी गैस का प्रेशर अगर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है और आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ है तो वॉल्यूम अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/273 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो हम यहां पर स्टेटमेंट को मैथमेटिकल टर्म में लिखने के लिए लिख रहे हैं, लेट V0 be the volume of gas at 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का वॉल्यूम V0 है। ठीक है, अब देखो V0 है एट 0 डिग्री सेल्सियस। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग V0 पर देखो, अगर हम बात कर रहे हैं, एक चार्ट बना रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं टेम्परेचर को और हम यहाँ लिख रहे हैं वॉल्यूम को। 0 डिग्री सेल्सियस है तो वॉल्यूम है V0। ठीक है, अब मैं अगर वॉल्यूम में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज कर देता हूँ, मतलब अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो V0 कितना हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ेगा और वो कितना बढ़ेगा? V0/273। वॉल्यूम कितना बढ़ गया? जो अपनी इनिशियल वैल्यू है इसका 1/273 पार्ट इंक्रीज हो जाएगा। यही लॉ हमारा स्टेट करता है चार्ल्स लॉ। अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट कर दूंगा टेम्परेचर में तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हमारा हो जाएगा V0 + 2V0 डिवाइड बाय 273। क्लियर? अगर मैं टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस राइज कर दूंगा तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा? इट इज़ V0 3V0 डिवाइड बाय 273।
स्टूडेंट ये बात समझ में आ रही है आपको? जैसे जैसे टेम्परेचर में एक एक डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट होगा, वॉल्यूम अपनी प्रीवियस वॉल्यूम का इंक्रीज करेगा और वो इनिशियल वॉल्यूम से 1/273 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन निकलता चला जाता है। तो हम अगर इस पूरे रिलेशन को एक मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास एट T डिग्री सेल्सियस पे V नॉट कितना हो जाएगा? हम कह रहे हैं VT। T डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा गैस का? इट इज़ V नॉट प्लस TV नॉट डिवाइड बाय 273। क्या ये रिलेशन हमारा आ जाएगा? और अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा V नॉट 1 प्लस T डिवाइड बाय 273। इज दिस क्लियर? ये हमारे पास में चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट आ गया और उसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। बट स्टूडेंट ये जो टेम्परेचर है ये इंक्रीमेंट के केस में है, तो ये डिक्रीमेंट के केस में भी एप्लीकेबल है। कैसे? अब देखो, अगर आपको ये वाली टेबल समझ में आ गई है तो इसी को हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। रिवर्स कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हमने लिखा टेम्परेचर और यहाँ पर हमने रखा है वॉल्यूम को। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर V नॉट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर V नॉट है तो -1 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा? V नॉट माइनस V नॉट बाय 273। स्टूडेंट अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर वॉल्यूम अपनी इनिशियल वैल्यू का 1/273 पार्ट इंक्रीज हो रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करने पर वॉल्यूम कम भी होगा और वो कितना हो जाएगा? इनिशियल वैल्यू का 1/273 पार्ट डिक्रीज हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो -2 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? V नॉट हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V नॉट माइनस 2V नॉट डिवाइड बाय 273। ये बात समझ में आ गई? ओके। अगर हम बात कर रहे हैं -3 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो V नॉट हमारा कितना हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V नॉट माइनस 3V नॉट डिवाइड बाय 273। तो इसी तरह से अगर हम -T डिग्री सेल्सियस की बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम एट -T डिग्री सेल्सियस हमारा कितना हो जाएगा? V नॉट माइनस TV नॉट डिवाइड बाय 273। स्टूडेंट ये दोनों ही टेबल आपके पास में चार्ल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसे रिप्रेजेंट कर रही है। ये पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर और ये पर डिग्री सेल्सियस डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात आ जाती है। ये समझ में आ गई बात सभी को? ओके स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो यहाँ पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई है। प्रॉब्लम क्या जनरेट हो गई है? देखो, जैसे जैसे आप सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करते चले जा रहे हो उसका वॉल्यूम भी कम होता चला जा रहा है। सही है या नहीं है? उसका वॉल्यूम भी कम होता चला जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, एट -273 डिग्री सेल्सियस अगर मैं इस रिलेशन को फोकस करूं तो -273 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है तब क्या होगा? तब मेरा जो वॉल्यूम है किसी भी ड्राई एनक्लोज्ड गैस का वो कितना हो जाएगा? V नॉट माइनस 273 V नॉट डिवाइड बाय 273। यस और नो? इतना हो जाएगा या नहीं? तो मैथमेटिकली क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी? मैथमेटिकली क्या ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी? स्टूडेंट अगर हम गैस का, ड्राई एनक्लोज्ड गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर डिक्रीज करते चले जाएंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम पे -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और ये जो हिंट है ये हमें किसने दिया है? ये हमें दिया है लॉर्ड केल्विन ने। ये जो स्टेटमेंट है ये लॉर्ड केल्विन ने हमें दिया है कि अगर
चार्ल्स का ये एक्सपेरिमेंट सही है कि हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करें तो वॉल्यूम बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करें तो वॉल्यूम घटेगा। तो -273 पर तो वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए, ये बात मैथमेटिकली सही है। लेकिन चार्ल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो भी गलत नहीं थे, केल्विन ने जो स्टेटमेंट दिया वो भी गलत नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें लॉर्ड केल्विन ही सजेस्ट कर रहे हैं। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू अचीव। केल्विन हमें क्या कह रहे हैं? लॉर्ड केल्विन हमें क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस इज द लास्ट लिमिट ऑफ टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है ये लास्ट लिमिट है टेम्परेचर की, जहां पर इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ ड्राई एनक्लोज्ड गैस इज 0। ओके, ये वो टेम्परेचर है जहां पर, और उसकी लास्ट लिमिट बन जाती है -273 डिग्री सेल्सियस, जहां पर ड्राई एनक्लोज गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं, लॉर्ड केल्विन ने हमें ये कहा इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव। ये इम्पॉसिबल हो जाएगा इसको अचीव कर पाना। तो हम क्या कह रहे हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक नया टेम्परेचर स्केल आ जाता है। इट इंट्रोड्यूसेस न्यू टेम्परेचर स्केल। इट इंट्रोड्यूसेस न्यू टेम्परेचर स्केल एंड दैट स्केल इज नोन एज केल्विन स्केल। जिन्होंने मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो वो हमारे पास आज जिसकी इनिशियल वैल्यू हो जाती है एब्सोल्यूट 0, और एब्सोल्यूट 0 हमारा कितना होएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। आप इसे एब्सोल्यूट 0 भी कह सकते हो या आप इसे एब्सोल्यूट केल्विन भी कह सकते हो। ये सॉरी नॉट किंग, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, केल्विन। इट्स एब्सोल्यूट 0 भी कह सकते हो या आप इसे एब्सोल्यूट केल्विन भी कह सकते हो, और इसकी वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट समझ में आ गया केल्विन स्केल कैसे आया? डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने का रीज़न क्या है? तो यहाँ से हमारे पास चार्ल्स लॉ भी समझ में आ गया, और केल्विन लॉ कैसे इंट्रोड्यूस होता है ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ द स्टेटमेंट गिवन बाय चार्ल्स रिलेटेड टू द चार्ल्स लॉ। तो ये स्टेटमेंट है कि अगर आपके सब्सटेंस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ वेरी करते चले जाएंगे। अगर हम चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्टेटमेंट ये आता है, इफ द प्रेशर ऑफ ड्राई enclosed gas is remain constant, then volume of gas is directly proportional to the टेम्परेचर ऑफ गैस। जैसे जैसे टेम्परेचर गैस का बदलता चला जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बदल रहा है। तो हमने कहा अगर ड्राई एनक्लोज गैस का प्रेशर कांस्टेंट है तो जो उसका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये कंडीशन हमारी कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है तब ये कंडीशन हमारी जनरेट हो रही है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर
इज इक्वल टू के, इट्स अ कांस्टेंट, वेयर के क्या है, हमारा एक कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो हम यहां पर देख रहे हैं लेट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम V1 है एट टेम्परेचर T1 एंड वॉल्यूम V2 है एट टेम्परेचर T2। तो क्या होगा, हमारे वॉल्यूम बाय T1 का जो रेशियो है, V1 बाय T1 का जो रेशियो है, ये V2 बाय T2 के बराबर होगा और ये रेशियो एक कांस्टेंट ही आने वाला है। इज दिस क्लियर? दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट ही बना रहेगा। इज दिस क्लियर? चलिए, तो क्या हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये रहा हमारा टेम्परेचर, ये रहा हमारा वॉल्यूम और ये हमारा एक स्ट्रेट ग्राफ ही आने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये हमारा स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है। बट अगर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो के फैक्ट को भी कंसीडर करते हैं, अगर हम एब्सोल्यूट ज़ीरो के फैक्ट को भी कंसीडर करते हैं, तो ये ग्राफ ज़ीरो से, देखो मैंने सिर्फ इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कंसीडर किया है जहाँ पर हम इनिशियल वॉल्यूम ज़ीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर ज़ीरो पे वॉल्यूम ज़ीरो है, हम इसे मान करके चल रहे हैं। लेकिन हमने अभी प्रूफ किया कि भले ही 0 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम ज़ीरो नहीं है ना। तो हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरह से निकल करके आएगा। हमारा ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से निकल करके आएगा। ये स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ये वॉल्यूम V0 से स्टार्ट होगा। अगर हम वॉल्यूम और डिक्रीज करेंगे तो एट द टेम्परेचर ऑफ 273 डिग्री सेल्सियस इसका वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाएगा। टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम भी ज़ीरो हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? चलिए, ये तो है हमारे पास में कंडीशन एट कांस्टेंट प्रेशर पे। और स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी सिस्टम में प्रेशर आप कांस्टेंट रख रहे हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो, तो उस कंडीशन को कहा जाता है आइसोबार। उसे क्या कहा जाता है? आइसोबार। तो ये जो ग्राफ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये आइसोबार को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये आइसोबार वो आइसोटॉप्स वाला नहीं है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आप लोग पढ़ते हो, ये गैसियस फेज वाला आइसोबार है। क्लियर है? दिस इज द सेकेंड लॉ एंड इट इज द चार्ल्स लॉ। क्लियर? ये हमारे पास में चार्ल्स लॉ आ जाता है। आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनको समझने में। चलिए, अब हम मूव कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट लॉ, जो गैसियस लॉ के अंदर इंक्लूडेड है, जो इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। देखो, अभी तक हमने कांस्टेंट टेम्परेचर रख करके प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज किया, फिर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखा। थर्ड जो लॉ हमारा आ जाता है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर एंड वॉल्यूम में हम प्रेशर और टेम्परेचर में हम रिलेशन सेट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्रेशर टेम्परेचर लॉ, और इसे हम गैल-यूसेक लॉ भी कहते हैं। गैल-यूसेक साइंटिस्ट ने हमें दिया था ये, तो इसे हम प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कह देते हैं। तो यहाँ पर हम देखो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन सेट कर रहे हैं। जो तो थर्ड पैरामीटर है हमारा वॉल्यूम, वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं इस लॉ का? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है
तो द प्रेशर ऑफ अ ड्राई एनक्लोज्ड गैस, अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, द प्रेशर ऑफ अ ड्राई एनक्लोज्ड गैस increased by 1/273 of initial pressure at 1 atm at 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर। स्टेटमेंट को लिखिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ड्राई एनक्लोज गैस का प्रेशर 1/273 ऑफ इनिशियल प्रेशर हो जाएगा। ये प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। हम क्या बात कर रहे हैं, अगर T डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर आपको निकालना है, जो वॉल्यूम का रिलेशन सेट किया था वही हमारे पास में प्रेशर का रिलेशन भी आ जाता है, और इसे हम कहते हैं P0 1 + T डिवाइड बाय 273। स्टूडेंट, यही रिलेशन आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए भी लिख चुके हो, यही रिलेशन हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए भी आ रहा है। क्लियर है? तो अगर मैं गेल-यूज़ेक लॉ को यहाँ पर स्टेट करना चाहूँ तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली proportional to the temperature। बात समझ में आ गई ये बात आपको? अगर हमारा सब्सटेंस का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लिख सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर बाय टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास में आ रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर K हमारा एक नया कांस्टेंट है। K जो है वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन जाता है। ये बात समझ में आ रही है? अगर ये एक नया कांस्टेंट बन गया है तो देखो हम क्या इन दोनों ही रिलेशन को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एक बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये रहा हमारे पास में प्रेशर और ये रहा हमारे पास में हमारा टेम्परेचर। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही आएगा। क्लियर? बट स्टूडेंट ये थियोरेटिकल ग्राफ है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी प्रेशर 0 नहीं होगा, है ना। ये भी हमारा नेगेटिव। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये ग्राफ भी हमारा कुछ ऐसा आना चाहिए। यहाँ पर -273 डिग्री सेल्सियस होगा, तब जाके प्रेशर भी आपका 0 हो जाएगा। ये मेरा इनिशियल प्रेशर कंसीडर कर लिया जाएगा जो P0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये बात? और स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप किसी सिस्टम में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हो, जब कभी भी आप किसी सिस्टम में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हो तो इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है आइसोकोर। इस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है? आइसोकोर। तो ये जो हम प्रेशर एंड टेम्परेचर का लॉ पढ़ रहे हैं, गेल-यूज़ेक लॉ, ये आइसोकोरिक सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। बात समझ में आई? क्लियर है? तो यहाँ पर हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर प्रेशर P1 है एट द टेम्परेचर ऑफ T1 तो ये अगर प्रेशर बदल गया T2
तो दूसरा टेम्परेचर T2 इसके बराबर हो जाएगा और इस तरह से हमारा रिलेशन आगे निकल के चलता चला जाएगा। T1 टेम्परेचर पे प्रेशर है P1, T2 टेम्परेचर पर है प्रेशर है P2 और ऐसे हम रिलेशन आगे सेट करते हुए चलते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास में आ जाता है प्रेशर एंड टेम्परेचर लॉ, दैट इज गैल-यूज़ेक लॉ। हमने अभी तक 3 लॉ पढ़ लिए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैल-यूज़ेक लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट माना था, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन था। चार्ल्स लॉ में हमने प्रेशर को कांस्टेंट माना, वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन है। और गैल-यूज़ेक लॉ में हम लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट माना, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर लिया है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे पास एक और रूल आ जाता है गैसियस लॉ, दैट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। वो लॉ हमारे पास में क्या हो जाता है, दैट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। फोर्थ हम लोग पढ़ रहे हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये एक अवधारणा है जो हालांकि आगे चल कर के मैथमेटिकली प्रूफ कर दी गई थी बाय द साइंटिस्ट एवोगैड्रो। और ये हमें क्या कह रही है, इसका स्टेटमेंट ये होगा, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशन आ जाएगी तो हम ये बात कर रहे हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ different gases contain equal number of particle, they contain equal number of particle, वो पार्टिकल का इक्वल नंबर कैरी करते हैं। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, दो अलग अलग गैसेस ले ली और उनका वॉल्यूम भी सेम है, तो दोनों वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे किसी गैस के वो सेम ही आ जाएंगे। ओके, सो हम इसका दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, वो क्या है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। अब देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस को ही हम गैस का मोलर वॉल्यूम कह देते हैं, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस, इसी को हम गैस का मोलर वॉल्यूम कह देते हैं, इज इक्वल। देखो हमने क्या कहा, 1 मोल गैस है, डिफरेंट देखे, जैसे कि हमारे पास में किसी गैस का कोई गैस के 1 मोल N1 है, इसका वॉल्यूम V1 हो जाएगा। और अगर हम किसी दूसरी गैस के भी N1 मोल ले लेते हैं तो इसका वॉल्यूम भी V1 ही रहेगा। अगर गैसेस के वॉल्यूम सेम, गैसेस के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम ही आएगा। यही हमारे पास में एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हो जाती है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जो है, यही हमारे पास में है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
What is mean by standard temperature pressure? It is about 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 बार प्रेशर के बारे में। अगर हम STP की बात करें, इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस और सॉरी नॉट 1 बार, 1 ATM प्रेशर। 1 बार और 1 ATM प्रेशर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कहा जाता है। ये कंडीशन है हमारे पास में एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की, कि ये कंडीशन होगी और इक्वल मोल्स हैं कि किन्हीं दो गैसेस के, तो उनका वॉल्यूम भी सेम ही आएगा। क्लियर है ये बात? चलिए, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पर ले लेता हूँ। मेरे पास 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के और 1 मोल मेरे पास आ जाता है अमोनिया गैस का। तो स्टूडेंट, बाय कैलकुलेशन अगर आप देखो तो नंबर ऑफ मास दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पर कितना है, 44 ग्राम मास होगा 1 मोल CO2 का, और यहाँ पर आ जाता है 17 ग्राम हमारे पास में हो जाएगा अमोनिया का। 1 मोल अमोनिया का मास कितना हो जाता है, 17 ग्राम। मास तो दोनों का डिफरेंट है, लेकिन अगर दोनों के मोल सेम है तो इनका वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे वो दोनों का सेम ही आएगा। यही हमारे पास में एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हो जाती है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गई ये बात? चलिए, अगर आप लोगों को एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी समझ में आ गई है, तो क्या हम यहाँ पे इन सारे ही लॉस को जो हमने अभी तक पढ़े हैं उन्हें कन्फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट? हाँ या नहीं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और गैल-ल्यूसेक लॉ, क्या हम इन्हें किसी एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर हम नया जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ गैस इक्वेशन। हम क्या बात कर रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ गैस इक्वेशन। जितने भी हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ रहे थे, वही हमारे पास में यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। देखो, आप ये बात जानते हो, बाय बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप ये बात जानते हो कि जो हमारा वॉल्यूम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दिस इज इक्वेशन 1। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। और हम ये बात जानते हैं बाय चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दिस इज इक्वेशन 2। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ बाय कंबाइनिंग 1 and 2, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ प्रेशर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ पर सारे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटा दें तो हम यहाँ पर PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा लिख सकते हैं? हाँ या नहीं? मैंने सारे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटा दिए तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। हम इसी को और रिवर्स करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देता हूँ तो PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इज दिस क्लियर? ओके, तो हम बात कर रहे हैं एट इनिशियल कंडीशन में। इनिशियल कंडीशन में मेरा प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 एंड प्रेशर है T1। एट फाइनल कंडीशन, जो भी आपने तीनों पैरामीटर में चेंज किए हैं, फाइनल कंडीशन में हमारा हो जाएगा प्रेशर P2 में कन्वर्ट हो गया, वॉल्यूम V2 में कन्वर्ट हो गया और टेम्परेचर T2 में कन्वर्ट हो गया है। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम रहने वाला है। तो अगर मैं इस रिलेशन को आपस में सेट करूं
तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। स्टूडेंट क्या मैं ये जो रिलेशन हमने यहाँ पर सेट किया है इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का, हमने ये माना इनिशियल कंडीशन में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कुछ और था, फाइनल कंडीशन किसी भी एक पैरामीटर को आपने बदला तो इन दोनों रिलेशन के अकॉर्डिंग बाकी दो पैरामीटर भी आपके चेंज होंगे, तो उनको मिला करके हम ये रिलेशन यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही हमारे पास में आ जाती है गैस इक्वेशन, यही हमारे पास में आ जाती है गैस इक्वेशन। इज दिस क्लियर? ये आप लोगों को समझ में आ रही है बात? तो स्टूडेंट आज की क्लास में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है स्टडी ऑफ गैस लॉ, इसमें हमने बात की कि कौन कौन से लॉ को फॉलो करते हुए हम गैस को स्टडी कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, गैल-यूसेक लॉ पढ़ा, हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी पढ़ा और गैस इक्वेशन कैसे डिराइव की जाती है इसके बारे में भी हमने बात की है। हम इसी चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।